दो एक जैसी क्वांटिटीज़ का रेशो है, और वो जो दो एक जैसी क्वांटिटीज़ का रेशो हो उनके यूनिट कट जाते हैं, तो यूनिट भी नहीं होगा, इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। तो ये MCQ बन सकता है कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन आर, तो इट इज़ यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। अब उसके बाद इसको डिफ़ाइन करना चाहें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इट इज़ अ रेशो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बेटे फील्ड्स ऑफ फोर्स, जो कि ये हमें बताता है कि जो कूलम्स लॉ है वो जस्ट हमें कौन सी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता है कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसकी मैग्नीट्यूड किस तरह से तब्दील होती है, लेकिन वो हमें ये नहीं बताता कि चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते कैसे हैं और क्यों हैं। जैसे आप जानते हो हमारी ज़मीन के गिर्द एक फील्ड है, और उस फील्ड को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, और वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है उसकी वजह से उस ज़मीन पर कोई भी मास आए तो ज़मीन उसे अपनी ग्रेविटी की फील्ड की वजह से अट्रैक्ट करती है, जो कि उसके गिर्द बनने वाला एक हसार होता है। इसी तरह फील्ड कौन सी चीज़ है, रीजन है या खाली जगह है अराउंड द स्टैटिक चार्ज, बिल्कुल वैसे जैसे ज़मीन के गिर्द होती है। इन विच इट्स इफ़ेक्ट कैन बी फेल्ट, जिसके अंदर इसका असर महसूस कर सकते हैं अदर चार्जेस। तो इसका मतलब है चार्ज के गिर्द बनती है फील्ड बिल्कुल वैसे जैसे ज़मीन के गिर्द बनती है, लेकिन उसकी ये फील्ड महसूस कौन करेगा, सिर्फ चार्ज ही करेगा। जिसका चार्ज होगा वो करेगा, जो चार्ज नहीं होगा जिस पर वो महसूस नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड। अब उस देखें कूलम लॉ कि जैसा एक और लॉ भी है, देयर आर टू फंडामेंटल लॉज, बुनियादी लॉ हैं फ़िज़िक्स के। एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, और अब हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, कूलम्स लॉ। बोथ दीज लॉज एक्सप्लेन, अब ये दोनों लॉ एक्सप्लेन क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स की मिकदार कितनी होगी। अगर ग्रेविटेशनल लॉ है तो मासेस के दरमियान होगी फोर्स की मैग्नीट्यूड, और अगर कूलम्स लॉ है तो चार्जेस के दरमियान। और दूसरा हमें क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इन दो चीज़ों से कूलम्स लॉ के मुताबिक हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स कैसे लगाते हैं। तो दो सवाल हैं जो कि इस लॉ के मुताबिक अभी तक सही तरह कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पहला जो है क्वेश्चन वो ये है, ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, कि इन फोर्सेस के दरमियान या इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसका ओरिजिन क्या है, मतलब ये फोर्सेस क्यों लगाती हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, फोर्सेस ट्रांसमिटेड शिफ्टेड फ्रॉम मास टू अनदर मास, चार्ज टू अनदर चार्ज, कि ये फोर्सेस अगर ग्रेविटेशनल लॉ है तो एक मास दूसरे मास पर कैसे लगाता है, और अगर कूलम्स लॉ है तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कैसे लगाता है। तो इन दो क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो अभी तक आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि ये चार्जेस या मासेस एक दूसरे पर फोर्स कैसे लगाते हैं, इसलिए लिखा क्वेश्चन 1 इज स्टिल अननोन। अब बोथ दीज फोर्सेस आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, जो बुनियादी तौर पर कुदरती तौर पर मौजूद हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं नेचर की बुनियादी फंडामेंटल फोर्सेस। अब एक साइंसदान था जिसने इस फोर्स को एक्सप्लेन किया, और उस साइंसदान का नाम था माइकल फैराडे। अब माइकल फैराडे ने ये सवाल उठाया, द क्वेश्चन हाउ द चार्जेस एक्सर्ट अ फोर्स अपॉन ईच अदर, कि कैसे ये चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। फिर फैराडे ने इसी को एक्सप्लेन किया कि चार्ज इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर और मैटर, कि चार्ज जो है वो एक अंदरूनी बुनियादी खासियत है कुदरत की या मादे की, और एंड एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो क्या लगाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अराउंड इट, बिल्कुल वैसे जैसे ज़मीन के गिर्द कौन सी चीज़ बनती है, फील्ड बनती है। अब यहाँ से ये वाज़े हो गया कि चार्ज के गिर्द भी फील्ड वैसे होती है जैसे किसके गिर्द होती है, ज़मीन के गिर्द होती है। अब वो फील्ड कैसे बनती है ये हम आगे दो डायाग्राम्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहली डायाग्राम में देखें आपको ये पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है,
और ये चार्ज कौन सा है, स्टैटिक, और इसे कौन सा चार्ज कहते हैं, पॉइंट चार्ज। और याद रखें पॉइंट चार्ज का मतलब होता है, जैसे मैंने ये डॉट लगाया, ये एक पॉइंट कहलाएगा ना, तो पॉइंट छोटा चार्ज, इतना छोटा चार्ज होता है कि इनके दरमियान फासला चाहे आप ना होने के बराबर भी रख दें तो ये चार्ज उससे भी छोटा होगा। तो ये फैराडे के मुताबिक फैराडे का कंसेप्ट था। और उसके गिर्द ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं, ये कौन सी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फील्ड अराउंड द चार्ज, और ये चार्ज के गिर्द बनने वाली फील्ड को ज़ाहिर करते हैं। और ये फील्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या है, सफ़ेयर, जैसे बैलून नहीं होता उस तरह, मतलब ये 3 डायमेंशनल होती है, एक्स एक्सेस पर भी होगी, वाई एक्सेस पर भी होगी इस फील्ड का असर, और जेड एक्सेस पर भी होगा। अगर चार्ज को यहाँ रख दिया जाए तो वो तीनों एक्सेस पर इसकी फील्ड मौजूद होगी। समझ गए ये बात। और अब इस फील्ड के बारे में हमें नज़र तो नहीं आता, चार्ज इतना छोटा है, किसी ने आज तक किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा, प्रोटॉन को नहीं देखा, तो उसके गिर्द बनने वाली फील्ड कैसे देखेगा। तो प्रेजेंस ऑफ दिस फील्ड, के इस फील्ड की मौजूदगी चेक्ड या टेस्ट की जा सकती है अगर कोई और चार्ज इसकी फील्ड में ले आया जाए। और अगर कोई और चार्ज इसकी फील्ड में अगर आप ले के आएंगे तो वो पहला चार्ज उस पर क्या लगाएगा, फोर्स। अब ये दूसरी डायग्राम में देखें, ये Q वो चार्ज है जिसे हमने कौन सा चार्ज कहा, पॉइंट चार्ज। ये कौन सी चीज़ हुआ, सोर्स चार्ज, जो अपनी फील्ड क्या कर रहा है, पैदा कर रहा है। और इसके करीब हम एक और छोटा चार्ज ले आए हैं, और इस छोटे चार्ज को कौन सा चार्ज कहेंगे हम, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज स्मॉल चार्ज होता है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। यूनिट पॉजिटिव का मतलब, यूनिट का मतलब यूनिटी से निकला है, यूनिटी का मतलब 1, और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसके अलावा इसकी वैल्यू क्या होगी, कूलम, मतलब चार्ज का यूनिट होता है तो कूलम में होगी। तो टेस्ट चार्ज विच चेक द और टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, तो इस पॉइंट चार्ज की फील्ड को महसूस करने के लिए आएगा। समझ लें, ये 1000 वाट का बल्ब है, ये जो है 0 वाट का बल्ब है। तो अगर इन दोनों को करीब रखें तो आपको 1000 वाट वाले की ही सिर्फ रोशनी नज़र आएगी, 0 वाट वाले की तो नज़र नहीं आएगी। इसलिए डोमिनेंट चार्ज ये है। अब इस चार्ज को इस चार्ज के करीब ले आएंगे, इनके दरमियान फासला क्या है, r। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास इनके दरमियान फ़ोर्स ये बन जाएगी बेटे, देखें F = K Q1। Q1 की जगह क्या आ गया, Q जो कि पॉइंट चार्ज है, और Q2 की जगह Q0 जो कि टेस्ट चार्ज है, और डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर जो कि इन्वर्स स्क्वायर ला है, और साथ ये R कैप। ये R कैप कौन सी चीज़ है, यूनिट वेक्टर। और याद रखें ये यूनिट वेक्टर ज़ाहिर कर रहा है कि वो लाइन जिन पर ये दोनों चार्जेस पड़े होंगे, फोर्स भी उसी लाइन पर लगेगी। मतलब ये दोनों एक्स एक्सेस पर पड़े हैं तो फोर्स भी एक्स पर होगी, वाई पर नहीं होगी। अगर वाई पर दोनों पड़े हैं तो फोर्स भी वाई पर होगी, जेड पर नहीं होगी। अगर जेड पर पड़े हैं तो फोर्स भी जेड पर होगी, एक्स और वाई पर नहीं होगी। इसलिए यहाँ लिखा फोर्स इज़ डायरेक्टेड अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग Q एंड Q0, कि वो Q और Q0 को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। Q0 की अपनी फील्ड होती है लेकिन बहुत कम होती है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया। ये कौन सा चार्ज है, समझ लें 0 वाट का बल्ब है, तो इसकी रोशनी इसकी निस्बत तो ना होने के बराबर, इसलिए ये उसकी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। नो डिस्टर्बेंस ऑन फील्ड ऑफ Q। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एन एनी पॉइंट इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं, कि वो फोर्स जो Q चार्ज लगाता है किस पर, Q0 पर, तो हमने उसे ज़ाहिर किया F से। ये F वो फोर्स है जो Q0 पर लगा रहा है, इसलिए फोर्स डिवाइडेड बाय कौन सी चीज़, वो चार्ज जिस पर लग रही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, कि वो फोर्स की मिकदार जो महसूस करता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो पड़ा होगा इस Q चार्ज की फील्ड में। तो हम सिंपली कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज कौन सी चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू में हम फोर्स की वैल्यू पुट करें तो फोर्स क्या थी बेटे, Q0 ओवर Q0 कट जाएगा, R² और R यूनिट वेक्टर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला उस चार्ज का जिसकी वजह से ये पैदा हो रही है वो बन गया KQ/r² इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये आर यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। और ये याद रखें, ये फील्ड कहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, जब वो पड़ा होगा किस में, वैक्यूम में। किसी और में पड़ा होगा तो इस फील्ड की मिकदार उतनी नहीं होगी जितनी इसमें है। इसलिए ये जो आर कैप है, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट आ गया यहाँ पर। इसमें आप लिख सकते हैं इस फार्मूले को इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू आर यूनिट वेक्टर। और याद रखें इसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी, सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की तरफ। सोर्स चार्ज कौन सा चार्ज है, Q। टेस्ट चार्ज कौन सा चार्ज है, Q0। जिसने चेक करनी है उसकी तरफ होगी फोर्स। तो चेक किसने करनी थी। अब इसके यूनिट क्या होंगे, ये था फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम। और न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कूलम बराबर होता है एम्पेयर इंटू सेकंड। ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो किलोग्राम मीटर, सेकंड ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर, ये बेस यूनिट्स। अब ये आ गया जनरल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो अभी हमने यहाँ पर लिखा है, जो क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पर कर रही है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर, और दूसरा ये के जो है इसमें कौन सी चीज़ आ गई बेटे, एप्सिलॉन नॉट, जो क्या है मीडियम, कि जिस मीडियम में ये पड़ा होगा उस पर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहली चीज़ जिस पर ये डिपेंड कर रही है वो कौन सी चीज़ है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना चार्ज बड़ा होगा 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, फोर्स उतनी बढ़ती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीडियम बिटवीन देम। अगर मीडियम इसकी जगह कोई और आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट से क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से क्या होती है, ज़्यादा। तो इसलिए फील्ड क्या होती जाएगी, कम। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है बेटे, ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए ये बात। तो याद रखें इलेक्ट्रिक एप्सिलॉन आर की वैल्यू कम कहाँ होती है, फ्री स्पेस में। तो फ्री स्पेस में चार्ज के गिर्द बनने वाली फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन जब कौन सी चीज़ रख देंगे, डाइलेक्ट्रिक, तो ये फोर्स क्या हो जाएगी या फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। वो दो चार्जेस या फील्ड से दूर होते जाएंगे या चार्ज से दूर होते जाएंगे, तो इनके दरमियान फोर्स क्या होती जाएगी, कम। फ़र्ज़ करें यहाँ पड़ा है चार्ज, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ पर आप फोर्स क्या करेंगे, ये आप चार्ज, और अगर आप इस चार्ज से इस जगह खड़े हैं, यहाँ आप दूर हो, तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, आर ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। यहाँ आप आर की वैल्यू कम हो गई क्योंकि आप यहाँ क्या हो गए हैं, करीब हो गए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। थैंक यू।